भारत क्यों पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है या एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म है या टेररिज्म है। एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर, और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया है। बेसिकली फरीद जकरिया जो हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा CNN में और उसमें कहा पाकिस्तान इज एन एपिक सेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। जंग के खदशात मौजूद हैं। भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। लेकिन अगर अच्छी खबरें नहीं है तो इजराइल से अच्छी नहीं आ रही, हिंदुस्तान से अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल में एक और चीज़ है जिसको हम मिस कर रहे हैं, वो है एक्सट्रीमिज़म। क्योंकि चाइना को एक बहुत बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान में मुसलसल जो एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है। भारत कुछ ऐसा ना करे कि बहुत बड़ा कोई पंगा हो जाए या बहुत बड़ा कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब उर्दुगान को खुल्लम खुल्ला धमकाया। भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने एक ही झटके में पाकिस्तान के सबसे बड़े हिमायती तुर्की को शह दे दी है। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। भारत की जानिब से टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। इसकी खबर से तुर्की में ऐसी खलबली मची है कि उनकी मीडिया चीख चीख कर अपनी सरकार से पूछ रही है कि भारत को उकसाने की गलती की ही क्यों। इंडिया एंड ग्रीस हैव बिकम एक तरह से नेचुरल अलाइज। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं, और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना, ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती जा। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब क्या सिचुएशन थी। पाकिस्तान के पास खुद के कोई हथियार थे नहीं, लेकिन वो जितने भी हथियार यूज़ कर रहा था या तो वो मेड इन चाइना थे या फिर कहे कि वो मेड इन टर्की थे। टर्की ने सप्लाई किए थे उनको ड्रोन्स। अब हमने देखिए पिछले समय पर जब टर्की के अंदर एक भूकंप आया था तब भी हमने ये नहीं सोचा था कि भाई टर्की हमारा फ्रेंडली कंट्री है या नहीं है। हमने यहाँ पर मदद भेजी थी, बहुत बड़े पैमाने पर मदद भेजी थी, लेकिन टर्की ये समझा नहीं और फिर से उसने वही किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद क्या था, प्रधानमंत्री मोदी की जो अलग अलग विजिट्स हुई, उसमें ग्रीस की भी विजिट हुई और उसमें ये बहुत ही सीधे तौर पर कह दिया गया कि भाई आने वाले दिनों में जो है इंडिया जो है वो ग्रीस को हथियार सप्लाई करेगा, मिसाइल सप्लाई करेगा। और उससे होगा ये कि जब कभी भी ग्रीस और टर्की के बीच में अगर सिचुएशन थोड़ी गर्म हो जाती है तो जो ग्रीस है वो यही हथियार टर्की के खिलाफ यूज़ करेगा। मतलब टर्की ने जो ड्रोन्स दिए थे वो तो हमने यहाँ पर गिरा दिए, लेकिन हमारे मिसाइल्स गिराना उतनी आसान बात होगी नहीं टर्की के लिए। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। हम बात करेंगे भारत की जानिब से टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। आज भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। भारत और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जब टर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब उर्दुगान को खुल्लम खुल्ला धमकाया कि वो कश्मीर का जिक्र छोड़ दे वरना हम साइप्रस को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस दफा जो है हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है, जो कि खुद को भी डिफेंड करना जानते हो। इसके साथ साथ जो कंट्रीज पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है उनको जी इंडिया काउंटर करने के मूड में नजर आ रहा है। इंडिया यूरोप को एक्सेप्ट करता है लेकिन टर्की को माइनस करता है। इसी तरह साउथ एशिया का लीडर बनना चाहता है लेकिन पाकिस्तान को माइनस करता नजर आ रहा है। और हथियार बेचना स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की निशानी होती है। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं, और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना, ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती जा रही है। इंडिया ने क्या किया, तुर्की का मीडिया ये रिपोर्ट्स छाप रहा है जो कि अभी अनऑफिशियल है। अभी इंडिया ने ये दावा नहीं किया कि हम अपना असलहा ग्रीस को देंगे या नहीं देंगे, लेकिन
तुर्की का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर, और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया है। इंडिया का ये कहना है कि बहुत हमने तुर्की की मदद कर ली, हमने हर महाज पर तुर्की की मदद की। जब वहां पर जलजला आया, अर्थक्वेक आया, तो सबसे पहला भारत ही वो देश था जिसने तुर्की को मदद पहुंचाई। लेकिन तुर्की ने हमेशा कहा कि हमारे लिए मुस्लिम उम्मा पहले, रिलीजन फर्स्ट और ह्यूमैनिटी सबसे आखिर में, यानी ह्यूमैनिटी लास्ट है उनके लिए। तो अब हम भी अपने देश को मद्देनजर रखते हुए वही काम करेंगे जो हमारे देश के लिए सूटेबल होंगे। टर्की बहुत उछल रहा था, एर्डोगन बड़ा स्मार्ट बन रहा था, हम तो प्लेन भरकर ड्रोन्स भेज देंगे, तुम प्लेन भरकर मिसाइल से भी भेज दो तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। There is something very important happening on the side of the Greece. We have Umesh Agarwal ji. Umesh ji, a very warm welcome on the show. The platform is yours. गायत्री जी, आपने सही बोला है। टर्की हमारा हमेशा दुश्मन रहा है और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे थे। वो ड्रोन इनएफेक्टिव साबित हुए भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश तीर के सामने। और 2 साल पहले टर्की में भूकंप आया था। भारत वॉज द फर्स्ट नेशन टू रेस्पॉन्ड। उन्होंने वहां पे जाके मेडिकल कैंप सेटअप किया था और टर्की में बहुत ज्यादा वहां के लोगों ने अप्रिशिएट किया था। और आपने सही बोला, भारत की जो नालायक कांग्रेस लीडरशिप थी वो हमेशा प्रो टर्की रहा है। और आपने देखा है कि कांग्रेस ने अपने 100 इयर्स के एग्जिस्टेंस में अपने 2019 में अपना ओवरसीज ऑफिस टर्की में खोला था। इसके कारण हम एक तरह से मेडिटेरियन में हम हमारे संबंध अच्छे नहीं कर पाए थे साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया। आप ये सोच रहे होंगे ये मैं साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया क्यों बोल रहा हूँ। तो टर्की का एक तरह से हिस्टोरिकल एक तरह से बैटल है इन तीनों नेशंस के साथ। ग्रीस के साथ उसका एक तरह से वहाँ पे एक सी है, मेडिटेरियन सी के पास एजियन सी है, वहाँ पे बहुत सारे एक तरह से लॉट ऑफ ऑयल रिजर्व्स। ऑयल रिजर्व्स के लिए दोनों नेशंस कंटेस्ट कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि साइप्रस में आपने देखा होगा कि उन्होंने नॉर्थर्न भाग जो साइप्रस है वो साइप्रस से उन्होंने छीन लिया। और यहाँ पे साइप्रस के साथ भी उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। आर्मीनिया के अगेंस्ट अजरबैजान को आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है टर्की। और इसी के कारण टर्की हैज बिकम अ कॉमन एनिमी ऑफ ग्रीस, साइप्रस, आर्मीनिया। और टर्की पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, इंडिया एंड ग्रीस हैव बिकम एक तरह से नेचुरल अलाइज। और आपने देखा है कि हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है कुछ महीनों पहले, 1 महीने पहले वो टर्की गए थे। और टर्की ने हमारा जो रफाल जो हमने यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी ऑपरेशनल डिटेल्स मांगी थी, क्योंकि ग्रीस के पास भी वही रफाल जेट्स है। और एक तरह से ऐलान किया है कि वो टर्की को लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है। इसकी रेंज होने वाली है 1000 से 1500 किलोमीटर। और इस रेंज और ये मिसाइल ऐसी है टर्की में उनके एयर बेसेस, उनके नेवल बेसेस, उनके S-400 सिस्टम्स सबको टारगेट कर सकती है। भारत की ये जो क्रूज मिसाइल है, सब क्रूज मिसाइल है, जो एक तरह से निर्भय का एडवांस वर्जन है, का एक तरह से सुपरसोनिक स्पीड पे चलता है, सबसोनिक स्पीड पे चलता है। और ये अमेरिकन टॉम हॉक मिसाइल है। आपको याद होगा टॉम हॉक मिसाइल को अमेरिका ने यूज किया था ईरान के ऊपर। असल माथा आपका उस वक्त ठनकेगा जब आप अगली बात सुनेंगे। आपने इस बात पे गौर किया है कि 3 ममालिक में एक पुराना मतरूक शुदा प्यार, मोहब्बत, इश्क यकायक जवान हो गया। वो एक दूसरे से मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे हैं। चाइना, रशिया, इंडिया, ये बाहमी कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए, पहले ही इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना का, लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी। उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले। मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा। तो उसमें दमखम था, उसने ये कह दिया। काश हम भी ये कह सकते, हम ईरान से ही पेट्रोल ले सकते। हमने नहीं लिया। हमने स्मगल करने में आफियत जानी, लेकिन जुर्रत इजहार का फुकदान देखिए कि हमने एक दफा भी सैंक्शंस को नो नहीं कहा। आपके नोटिस में होगा कि कल
अमेरिका ने रेजिस्टेंस फ्रंट को, जिसे लश्कर तैयबा का हिस्सा समझा जाता है, बैनुल-अक़वामी टेररिस्ट तंजीम करार दे दिया है, उसको इंतहाई खतरनाक फहरिस्त में शामिल कर दिया है। और चाइना ने पहले तो एक हल्का फुल्का सा फुसफुसा सा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल पेश किया था, लेकिन अब उसने ऑलमोस्ट अमेरिकी जबान बोलनी शुरू कर दी है। उसने कहा जी पहलगाम में जो कुछ हुआ था वो जबरदस्त टेररिज्म था और वो इन्हीं का किया धरा है। ये फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और इनकी बेखकनी होनी चाहिए। ये किस पॉलिसी का नतीजा है? ये किस हमाकत का शाखसाना है? ये हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है? बल्कि फॉरेन ऑफिस बेचारा क्या करे? मैं समझता हूं कि ये जो लंच किया गया था ना व्हाइट हाउस में, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे काबुल में एक जनरल साहब ने पता नहीं क्या सोचकर वहां पर फातिहाना अंदाज में टी कप लहराया था। बिल्कुल उसी तरह दूसरे जनरल साहब ने, बल्कि फील्ड मार्शल साहब ने एक लंच करके किए किराए पे पानी फेर दिया। ये जो कुछ हो रहा है इस पर गौर करने की जरूरत है। ये आखिर क्या है कि यकायक चाइना, रशिया, इंडिया यकजा, और आपके साथ कौन खड़ा है? आप अगर कहें ना कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है तो ये आपकी खाम ख्याली है। आपके साथ सिर्फ वो शख्स खड़ा है जिसका यकीन उसके हमसाये भी नहीं करते। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बेनवा सदर अमेरिकी तारीख में तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए चीज को। अब कई लोग कहते हैं जी कि आप मोदी भगत हो। भाई मुझे तो भगत की मीनिंग्स भी नहीं पता, भगत कहते किस चीज को है। तो मैं किसी का कोई भगत भुगत नहीं हूँ भाईजान। मैं सिर्फ उन्हें लाइक करता हूँ, सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ। वो भी उन्हें नहीं पसंद करता, उनकी पॉलिसीज को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज को पसंद करता हूँ, उनकी उन चीज़ों को पसंद करता हूँ कि जैसे उन्होंने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। 3 से 4 करोड़, 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियां दी हैं। भाई साहब आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। IIT पे उनका क्या वर्क है, जरा वर्किंग चेक कीजिए IIT पे उन्होंने क्या किया है। ये चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा आपको। ध्रुव राठी साहब जो है ना, देखे वो इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, कहाँ बैठ के चला रहे हैं इस चीज़ का पता है। उनकी मिसिस कौन है आपको इस चीज़ का पता है? मैडम आप देखिए ना, उनकी हिस्ट्री में तो घुसिए। सारा कुछ देखे है, हिस्ट्री भी पढ़ी है। सेकेंडली अभी तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपने उनके जवाब हाँ या ना में बस देने हैं। ठीक हो गया। पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत की करेंसी है, जो पैसा है, उसको कितनी वैल्यू दिलवाई है या नहीं? बहुत ज्यादा वैल्यू दिलवाई है। मैं हाँ या ना में थोड़ी सी बात करूंगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है, और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहाँ से कहाँ गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फर्क चेक कर ले, कितना बड़ा फर्क आया है। तो मैडम ये फर्क आते हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। किसने कहा कि मेड इन इंडिया होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आए, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी हों, लेकिन हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है, अपने इंडिया को मजबूत करना है। आज इंडियन प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाती हैं मैडम। किसने कहा कि अपने मुल्क दूसरे मुल्क में जाने की बजाय अपने मुल्क की जो आइलैंड्स हैं, अपने मुल्क के जो जजीरे हैं, उन पर आए और अपने मुल्क को और पैसा कमा कर दें? देखें ये मालदीव्स की तरह जो एक आयरलैंड था जिसके ऊपर मैंने एक लक्षद्वीप जो है ये इंडिया का है। अच्छा ये हमारे जो पाकिस्तानी मिनिस्टर्स होते हैं ना या वज़ीर आज़म होते हैं, इन्हें छुट्टियों पे भी कहीं जाना हो तो इन्हें यूरोप चाहिए, इन्हें दुबई चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क की एक जगह मुतारफ करवाई जिसे देख के हजारों टूरिस्ट आ रहे हैं उधर देखने के लिए। तो फायदा किसका हुआ? इंडिया का फायदा हुआ। किसने कहा कि दूसरे मुल्कों में जाके वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं करनी? अपने मुल्क में देखिए राजस्थान है, इतनी खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पर आकर अपनी जो शादियां हैं वेडिंग डेस्टिनेशन ढूंढे ताकि अपने मुल्क की इकोनॉमी। तो तुम्हारे पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं है। आज क्या तकरीर किया उसने क्या दिखे, हम और हिंदुस्तान वी हैव टू डील। देखिए कितना इंसल्टिंग है। अमेरिका से पाकिस्तान को लगा है बड़ा झटका। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाला। ये मार्को रूबियो का बयान सामने। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये भीख मंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया,
जिन्हें इंडियन नेवी ने बनाया, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने बनाया, आज ये हमें सिखा रहे हैं। हम इन्हें बताते हैं कि मंदिर किस तरह से तोड़े जाते हैं। हम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते। अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि इक्वेशन चेंज हो गई है अमेरिका और इंडिया की। अभी भी अमेरिका के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ही उनका मेन साथी है। कि 145 देशों में बांग्लादेश की जो मिलिट्री रैंकिंग है वो 37 है, 37वीं। कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को जो जिहादी माइंडसेट के हैं, जो एक तरह से टेररिस्ट ही हैं, उनको पाकिस्तान ने इसलिए रखा हुआ है। वो अब बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं। अब इंडिया की इसमें इनिशिएटिव है कि ये क्या करते हैं इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और पाकिस्तान को इंडिया को मान लेना चाहिए कि साउथ एशिया में वो मेजर पावर है, वरना हम तो FATF में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं। तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। नमस्कार दोस्तों, अब हमने पिछले दिनों TRF का नाम बहुत सुना था, द रेजिस्टेंट फ्रंट ऐसा कुछ नाम है उसका। और हम सबको पता है कि ये जो लश्कर तोयबा और ये सारे आतंकवादी संगठन है, जब उन पर बैन लग गया है तब उन्होंने दूसरे नाम से अपना एक दूसरा संगठन शुरू किया और नाम ऐसा दिया कि भाई जिससे कोई रिलीजियस आइडेंटिटी क्लियर ना हो। लेकिन अब कोई भी चीज़ कब तक छुप सकती है, उसके भी पुख्ता जो हमने सबूत थे वो दिए और फिर उसको भी बैन किया गया। हालांकि देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पत्रकार ही या फिर कहे कि पाकिस्तान के लोग ही ये कह रहे हैं कि भी जहाँ जहाँ आतंकवादी हमला होता है वहाँ पर आतंकवादी पाकिस्तानी मिलते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लिंक जो है वो पाकिस्तान के साथ ही मिलता है। और ऐसा नहीं कि भाई हम जो है मतलब इंडिया जो है वो हवाई बातें कर रहा है, इसके पूरे जो पुख्ता सबूत है वो दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाई देखिए अगर ये अब आने वाले दिनों में हमला हुआ तो हम इस जगह पर हमला करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है। अब पता नहीं मतलब पाकिस्तान को किस हिसाब से यहाँ पर अब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई नहीं अब ये चीज़ें स्टॉप करनी चाहिए, थोड़ा ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए। कौन समझाएगा उनको पता नहीं, लेकिन इंडिया जो है वो पूरी तरीके से तैयार बैठा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद ज़रूर करें। इस क्लिप के अंदर ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो FATF में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो FATF में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि ये पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है। ये बाहर घुमा करता था। जिस किस्म की तकरीरें आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं हाफिज सईद और दूसरे लोगों की आपको मिलेंगी, उसमें यकीनन नफरत के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया भारत की तरफ से, जिसके ऊपर एक हंगामा है और हम बार बार कह रहे हैं कि जी भारत ने बड़ा गलत किया, भारत हमारे कह लीजिए कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आया और 1 2 4 नहीं बल्कि 9 जगह पे कहा गया कि अटैक किया गया है और यहाँ के सिविलियंस जो है, जो मासूम सिविलियंस हैं, उनकी भी जाने ली गई, ऐसा हमारे लोगों ने कहा। लेकिन भारत की तरफ से यही कहा गया कि जो टेरर कैंप थे उनको उड़ाया गया है और उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से
सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और अगर फिर कुछ भारत में हुआ तो भारत जो है वो यकीनन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आ सकता है और पाकिस्तान के पे इस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात से कुछ सीख रहा है? ये अलग बात है कि पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी हमारी तरफ से ना कोई गया, ना कोई आया, ना हमने कुछ किया, हम तो जी बड़े मासूम लोग हैं और हम तो इस बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। इस किस्म की बातें जो हर बार एक ही स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इशू कर दी जाती है और कहा जाता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है और हम तो बड़े अमन से रहना चाहते हैं। इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। लेकिन कोई मुझे क्या बताएगा कि जब सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर और हर जगह ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग जो तकरीरें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, जब वो देखेंगे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अमन चाहता है, पाकिस्तान जो है वो हर किसी कंट्री के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहता है और किसी तरह से भी पाकिस्तान जो है वो किसी टेररिज्म के अंदर या कह लीजिए जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या पाकिस्तान ये समझा पाएगा? अगर पाकिस्तान वाकई में समझता है कि तमाम चीजें देखने के बाद इस तरह के लोगों की जो स्पीच चल रही है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर और धड़ाधड़ शेयर की जा रही है, अगर ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो तहरीके लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ या और कई जैसे मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है, लश्कर जंगवी और पता नहीं क्या क्या, इन तमाम ही लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इन तमाम ही लोगों को फंडिंग की जा रही है जो कि बिजनेस कम्युनिटी भी कर रही है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह भी दी जाती है कि जब इलेक्शंस, हालांकि इलेक्शंस का कोई खास मतलब नहीं है पाकिस्तान में, इलेक्शंस जो है वो जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से लोगों को लाया जाता है, जिस तरह से हटाया जाता है वो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाजत होती है। और ये एग्जाम्पल हमने देखा कि लास्ट टाइम टीएलपी तहरीक लब्बैक जो है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हर वक्त लोगों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनको भी ये इजाजत दी गई थी कि हाँ जी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि एफएटीएफ के टाइम पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह की कई जगह पे जब फंडिंग की बात आती है तो पाकिस्तान फौरन ये कह देता है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कोई टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते, हम तो खुद विक्टिम हैं। खुद विक्टिम तो आप होंगे ही, जो सुसाइड बॉम्बर जाता है और वो अपने आप को उड़ाता है तो वो खुद भी तो मर जाता है। तो अब क्या उठकर ये कहेगा कि जी देखो जी मैं तो खुद विक्टिम हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि जी मैंने लोगों की जान ले ली। तो जाहिर है जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती। कि और कहाँ पहुंचे हुए हैं हम लोग, अंदाजा लगाओ। अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, खित्ते में ये हुआ है, खित्ते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के, मैं देख रही थी कि भाई कौन कौन बात को हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है। ये इतनी बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है जो जयशंकर साहब अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। सो नरेंद्र मोदी जो है वो he will emerge as a strong player. फ्रांस और इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए तैयार है। Stocks are sinking sharply right now. The Dow is down. मोदी से पंगा पड़ गया भारी ट्रंप को। The US stock market crashes
A live look now at stock futures this morning. Take a look at this. The market dropping drastically. बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया। इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। कि इंडिया ने उनका जो दावा था कि जी उन्होंने जंग रुकवाई है, उसको उन्होंने झुटलाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रांस ने, जो मैं जिसको बोलता हूँ गहरे राज्य को, पूरी तरह से चैलेंज करा है भारत के साथ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है। एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया, प्रो मोदी सेंटिमेंट्स विल स्टार्ट इन इंडिया। अवाम का तेल जरूर निकल रहा है, क्योंकि जब आप इतनी दूर से तेल अपने मुल्क में लेकर आएंगे, दरामद करेंगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है उसकी कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी। तकरीबन 5 गुना ज्यादा आप फ्रेट देंगे। पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, गिलास तोड़ा 12 आने। देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़े। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है फिलहाल, और कभी भी ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। और अगर मान लीजिए कि आप अगर फर्स्ट मतलब कि नंबर 1 इकोनॉमी है और आप ऐसा समझते हैं कि भाई इंडिया के साथ कुछ ऊपर नीचे करके आप अपना स्कोर कर लोगे, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है कभी भी। और इतने बड़े कंट्री के साथ या फिर इतनी बड़ी इकोनॉमी वाले कंट्री के साथ अगर आप ऐसा कुछ बिहेव करने की कोशिश करेंगे, तो उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको डेफिनेटली आपके कंट्री में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यूएस के अंदर क्रैश की बात चल रही है कि स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ है, इसी को लेकर है कि भाई अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया के अंदर नहीं होता, ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर भी होगी, लेकिन इंडिया जो है वो अपने देश के इंटरेस्ट को लेकर चलता है। और अगर मान लीजिए यूएस ऐसा चाहता है कि भाई वो जैसा कहे वैसा ही हम करें, तो ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई मान लीजिए ट्रम्प कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी प्रेशर करवाना चाहते हो इंडिया पर, लेकिन ये सारी चीज़ें इंडिया के सामने चलेगी नहीं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात? इंडिया चुप नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मुझे नजर आता है। ठीक है, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। ये चीज़ जो है ना, वो देयर इज अ क्लैरिटी, मुझे इसमें क्लैरिटी नजर आती है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो he will emerge as a strong player, याद रखिएगा। वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे, जब ये आएगा कि भाई साहब मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूंगा। ट्रम्प ने चले जाना 2028 में, ठीक है, 29 में मोदी के इलेक्शन है, ठीक है। ट्रम्प ने फारिग हो जाना है 2028 के आखिरी 4 महीनों में। पता लग जाएगा कि बस इज गोइंग और लीविंग, दैट्स इट। अच्छा, क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे ये है कि मोदी साहब ने फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहना है जब अमेरिका का अगला सदर आ जाएगा, वो कोई भी हो, जेडी वैंस हो, कांग्रेस का हो, न्यूसम हो, कोई भी। मोदी से पंगा पड़ गया भारी ट्रम्प को। द यूएस स्टॉक मार्केट क्रैशेस। उमेश जी, very warm welcome on the show. The platform is yours. जी गायत्री जी, यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ अगर आप लगा रहे हो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम का, जो यूएस इंपोर्ट्स है, अल्टीमेटली द इफेक्ट विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर्स। जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है, इट इज benefiting only the top rich class, but जो टैरिफ लगेंगे, जो एक्सपोर्ट्स, उनके जो इंपोर्ट्स में टैरिफ लग रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, द कॉस्ट जो है it will be borne by the entire people. Every citizen of United States will pay the enhanced cost.
अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल हु वाज इन्वॉल्व्ड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रम्प ने उसी को फायर कर दिया। आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रम्प इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज। दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सेकेंड, बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे भारत पे 25% लगाया है, ताइवान पे 30% लगाया है, स्विट्जरलैंड पे 39% लगाया है और ब्राजील पे 50% लगाया है। ये सब उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अल्टीमेटली इधर से जो भी गुड्स आएंगे वो महंगे हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, यूएस मार्केट के अंदर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद लोग, कंपनीज आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर। सिंपल है ना, आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी। तो उसको देख के यूएस के अंदर एक अमेरिकन जो मार्केट है, दे डिड नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली फॉर दिस न्यूज। ट्रेड अनसर्टेनिटीज हो रहा है। अभी कल जो टैरिफ लगने वाले थे अगस्त 1 से, वो अगस्त 7 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी, मार्केट वांट्स कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म्स। जो मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रम्प अपनी एक एक ट्वीट से मार्केट को हिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे थे। अभी देखिए, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतनी अच्छी डील की है, बता रहे हैं, लास्ट में उसको भी 19% टैरिफ डाल दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% डाल दिया। अब ये जितने भी जो बाकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की टैरिफ है उधर तो उनको इनरिच करेगा, पर कंज्यूमर्स वहां पे इन्फ्लेशन चालू हो जाए। थर्ड, जैसी बात हो रही है, अमेरिकन टेक सेक्टर कल बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। अमेजोन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है। तो अब क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी टेक सेक्टर कंपनीज है, दे विल हैव टू डू लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सब चीज मार्केट ने देख लिया है, मार्केट को समझ में आ गया कि अमेरिकन मार्केट बाई चांस थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसके लिए एक करेक्शन होना चालू हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कल जो करेक्शन हुआ है वो बड़ी बात नहीं है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा ट्रम्प की अनसर्टेन पॉलिसीज के कारण, ट्रम्प के ट्वीट्स के कारण, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स के कारण, और आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो।